हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 36। अभी नैना को सिटी हॉस्पिटल लेकर आया था और इसी बात पर नैना पिछले 10 मिनट से उसे घूरे जा रही थी। कुछ देर बाद अभी ने नैना के मुंह से टेप हटाया और कहा, अंदर चलोगी या मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले जाऊं? लेकिन क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूं पड़ोसी, मुझे क्या हुआ है? नैना ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम ठीक नहीं हो नैना, और जो तुम सबसे छुपाने की कोशिश कर रही हो वो मुझसे तो बिल्कुल नहीं छुपा सकती। विवान के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, चलो हमें देर हो रही है। अवी ने नैना का हाथ थामकर आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन नैना टस से मस नहीं हुई और कहा, पड़ोसी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक तो हूं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होता तो मैं तुम्हें बताती ना। तुम्हारे साथ रहकर इतना तो जान चुका हूं नैना कि तुम्हें सारी दुनिया की परवाह है, लेकिन अपनी नहीं। बट डोंट वरी, तुम्हारी परवाह करने के लिए मैं हूं। मैं तुम्हें यहाँ बस नॉर्मल चेकअप के लिए लेकर आया हूँ। वो इस दिन तुमने सरदर्द के बारे में कहा था ना, बस उसी के लिए रूटीन चेकअप। अब तुम कहोगी कि ये बहुत मामूली सी बात है। सो लुक माई डियर वाइफ, मैंने अपनी ससुर जी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई छोटी सी बात भी तुम्हें परेशान करे। तुम ही सबसे बड़ा सरदर्द हो मेरी जिंदगी में, नैना ने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। अभी ने सुन लिया लेकिन नजरअंदाज कर दिया और कहा, अब ज्यादा भाव मत खाओ, चलो। अगर मैंने बहस की तो ये मुझे जबरदस्ती ले जाएगा। एक काम करती हूँ, अंदर चली ही जाती हूँ। नैना ने मन ही मन सोचा और चुपचाप अवी के साथ चल पड़ी। दोनों अंदर आए और सीधा डॉक्टर विवान के चैम्बर में चले आए, जो कि अवी का बहुत अच्छा दोस्त था। नैना ने अवी के साथ अंदर आते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। विवान ने खुशी भरे स्वर में उन्हें देखकर कहा, अवी और नैना, गुड मॉर्निंग, कम सिट। थैंक यू। अवी ने नैना के लिए कुर्सी खिसकाई और खुद अपने लिए कुर्सी खिसकाकर उस पर बैठ गया। हाँ, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? विवान ने सीधा सवाल किया। प्रॉब्लम ये है कि ये मेरा हस्बैंड है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने सोचा शादी के बाद मस्त बिना किसी झंझट के मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करूंगी, लेकिन मैं शांति से अपनी लाइफ एंजॉय कर लूं, ये कैसे हो सकता है? इस आदमी से शादी करने के बाद मैंने सिर्फ इसके लिए कॉफी बनाई है, या फिर इसकी मॉम के साथ सोसाइटी की किटी पार्टीज में गई हूँ, जो कि किटी पार्टी कम और लखनऊ का मोहल्ला ज्यादा लगता है। किसने क्या पहना है, क्यों पहना है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, और उनकी बातें। उनसे पीछे छुड़ाने के लिए घर में रुक जाओ तो उनके रिश्तेदार मुंह उठाकर चले आएंगे। एक संस्कारी बहू के जैसे अगर मैं उनसे 2 मिनट हंसकर बात कर भी लूं तो ये लोग शुरू हो जाएंगे, खुशखबरी कब दोगी, अब तो बच्चे का मुंह दिखा दो। साला इतनी ही जल्दी है तो पहले बोलना था ना, साथ में लेकर आती मैं और डाल देती इनके गोद में। खुशखबरी कब दोगी? कंप्यूटर का मिनी फोल्डर है क्या जो पेन ड्राइव में डालकर पकड़ा दूं? अभी बच्चा है, उसके लिए फिजिकली और मेंटली भी तो प्रिपेयर होना पड़ता है। मेरे घर वाले कहते हैं कि शादी के बाद जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन नहीं, जिंदगी में असली बसट भी ना शादी के बाद ही शुरू होती है। सास को मनाओ तो बेटा नाराज, बेटे की सुनो तो सास नाराज, कुछ बोल दो तो दोनों नाराज। अरे तुम तो बोलती नहीं हो, चुप रहो तो तुम तो चुप रहती हो। नहीं मतलब तुम बताओ बंदा करे तो क्या करे? अब इस आदमी को ही देख लो, जरा से सरदर्द में ये मुझे हॉस्पिटल ले आया। ऐसे वाले सरदर्द तो दिल्ली में मैंने 1 कप चाय में खत्म कर दिए थे, लेकिन नहीं, ये ठहरे चौधरी खानदान से। अजीब पैसा है इनके पास, पिताजी के पास, और इन्हें उड़ाना है। आज इतनी सी प्रॉब्लम में ये मुझे हॉस्पिटल ले आया, इसके दिमाग में कुछ जरूर प्रॉब्लम है, पहले इसे चेक करो। नैना विमान कुछ पूछ रहा है। अभी ने नैना के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो नैना की तंद्रा टूटी और वह अपने ख्यालों से बाहर आई। अभी ऊपर आपने जो कुछ भी सुना वो नैना ने ही कहा था, लेकिन अपने मन में। सामने बोलकर वह नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। हाँ तो नैना, मैं ये पूछ रहा था कि सरदर्द वाली प्रॉब्लम तुम्हें कब से है? विवान ने बड़ी ही सहजता से कहा। मुझे एकदम तो याद नहीं, पर हाँ, जब मैं कानपुर से दिल्ली आई थी तब से ही कभी कभी ये प्रॉब्लम होती थी। नैना ने थोड़ा सोचते हुए कहा। ओके, दिल्ली में लाइफ कैसी थी? किसी तरह का स्ट्रेस, डिप्रेशन, लाइक फैमिली को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या कुछ और? विवान ने पूछा। दिल्ली में लाइफ अच्छी थी, हाँ थोड़ी स्ट्रेसफुल थी,
बट ओवरऑल सब ठीक था, है ना पड़ोसी? नैना ने एकदम से अभी की तरफ पलट कर कहा। पड़ोसी? विवान ने हैरानी से कहा। ये सब छोड़ो, ये बताओ नैना को क्या हुआ है? अभी ने विवान से पूछा। नैना को देखने से तो यही लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, फिर भी मैं इसके कुछ टेस्ट कर लेता हूँ, विवान ने फाइल में कुछ लिखते हुए कहा। टेस्ट का नाम सुनकर नैना बच्चों जैसा मुंह बनाकर अभी की तरफ देखने लगी। नैना, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, गुड गर्ल की तरह सैंपल दो, अभी ने कहा। विवान ने कुछ टेस्ट लिखे और पेपर अभी की तरफ बढ़ाकर कहा। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लेबोरेटरी है, वहां जाकर ये टेस्ट करवा लो, उसके बाद रिपोर्ट्स मुझे दिखाना। ओके? ओके, चले नैना, अभी ने उठते हुए कहा और नैना को साथ लेकर वहां से चला गया। जेएम कंपनी बीकानेर। मॉन्टी वापस ऑफिस पहुंचा और सीधा बॉस के कैबिन में चला आया, लेकिन माला को वहां बैठे देखकर मॉन्टी के कदम ठिठक गए। बॉस ने जैसे ही मॉन्टी को देखा, बिफरते हुए कहा, वहां दरवाजे पर क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें अंदर बुलाने के लिए मुझे तुम्हारी आरती उतारनी पड़ेगी? मैं बस आ ही रहा था, आपने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया, वो भी इतनी जल्दी में? वीकेंड की परमिशन आपने खुद दी थी और जाने से पहले मैंने ऑफिस में अपने सारे काम जरूरी निपटा भी लिए थे, फिर आप इस तरह से पेश क्यों आ रहे हैं? मॉन्टी ने सहजता से कहा। क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया, बॉस ने गुस्से से लेकिन धीमी आवाज में कहा। कैसा प्लान? मॉन्टी ने हैरानी से पूछा। वो मेरी कंपनी के साथ डील हुई थी, मैं उसकी प्लान की बात कर रहा हूं, माला ने अपनी कुर्सी से उठकर मॉन्टी की तरफ आते हुए कहा। हाँ, और अब वो डील कैंसिल हो चुकी है तुम्हारी वजह से, बॉस ने खींचते हुए कहा। मेरी वजह से? लेकिन मैंने क्या किया? और मिस माला, मेरे ट्रिप पर जाने से पहले आपने खुद वो डील फाइनल की थी, फिर एकदम से कैंसिल क्यों? मॉन्टी अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। गोवा में माला जी के साथ तुम्हारा जो बिहेव रहा, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि वो हमारी कंपनी के साथ कोई प्रोजेक्ट साइन करेगी? बॉस ने मॉन्टी की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ करके कहा। लेकिन कंपनी की डील का मेरी पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना? और मैंने इनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, उल्टा इन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ में। छोड़िए, मुझे में बात नहीं करनी, मैं आपकी कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ और मैंने हमेशा अपना 100% दिया है। अगर कोई कंपनी पर्सनल रीजन की वजह से ये डील कैंसिल करती है तो वो उस कंपनी की बेवकूफ़ी है, मॉन्टी ने आखिरी शब्द कठोरता से कहे। मानव, तुम मिस माला की इंसल्ट कर रहे हो, मॉन्टी को देखकर बॉस ने गुस्से में कहा। नो सर, मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ, अगर ये कहेंगी कि प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत है तो मैं इसे 100 बार ठीक करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे एकदम से डील कैंसिल करना ये सही नहीं है। ये सही है या गलत, इनसे पूछिए, मॉन्टी ने माला की तरफ देखकर कहा। मैंने ये डील इसलिए कैंसिल की क्योंकि इससे कम पैसे में मुझे दूसरी कंपनी से बेहतर प्रोजेक्ट मिल रहा था, तो क्यों ना मैं उसमें इंटरेस्ट दिखाऊं, माला ने सहजता से कहा। अगर ऐसा है तो आपको अपना रीजन पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था, खामखा आपने अपना और मेरा वक्त बर्बाद किया, मॉन्टी ने थोड़ा गुस्से में कहा। तुम तो गुस्सा हो गए यार मॉन्टी, माला ने कहा। ना तो मैं आपका दोस्त हूं, ना ही आपका रिश्तेदार, सो प्लीज डोंट कॉल मी यार। और सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक डील कैंसिल होने से आपकी कंपनी बंद हो जाएगी? मॉन्टी ने पहले माला से कहा और फिर अपने बॉस की तरफ पलट गया। वो तो हो ही जाएगी अगर तुम मेरी कंपनी में रहे। आई एम सॉरी, लेकिन कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, बॉस ने साफ साफ कहा। लेकिन पहली बार मॉन्टी को यह सुनकर ना तो दुख हुआ ना ही गुस्सा आया। थैंक यू सर, मॉन्टी ने कहा और वहां से चला गया। आपने उसे नौकरी से क्यों निकाला? माला ने परेशान होकर कहा। आपको क्या लगता है मिस माला, उसे बाहर कोई नौकरी देगा? 10 जगह ठोकरें खाकर वो इसी ऑफिस में वापस आएगा, उसके बाद हम सब आसानी से उससे अपनी बात मनवा सकते हैं, बॉस ने कहा। तो माला मुस्कुरा उठी और वहां से चली गई। बाहर मॉन्टी अपनी डेस्क पर रखे सामान को एक बॉक्स में रखने लगा। उसके कलीग्स ने देखा तो आपस में खुसर फुसर करने लगे। सचिन ने भी मॉन्टी से बात करनी चाहिए, लेकिन मॉन्टी ने कोई जवाब नहीं दिया और बॉक्स लेकर वहां से चला गया। मॉन्टी जैसे ही ऑफिस से बाहर आया, बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़ी माला उसे मिल गई। मॉन्टी को उसी गाड़ी के पास से गुजरना था, इसलिए जैसे ही वह माला के करीब से जाने लगा, माला ने कहा,
वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मोंटी ने थोड़ा हैरानी से माला को देखा तो माला ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे साथ मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, उसके बाद तुम्हें ऐसी छोटी मोटी डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो थैंक यू, आप पहले ही मेरी काफी हेल्प कर चुकी हैं, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मोंटी ने सहजता से कहा और वहां से चला गया। माला एक बार फिर अपने पैर पटक कर रह गई। मोंटी उसमें और उसकी कंपनी में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। माला गाड़ी में आ बैठी और ड्राइवर से चलने को कहा। दोपहर हो चुकी थी। उदास चेहरा लिए मोंटी घर चला आया। रुचिका उसी के आने का वेट कर रही थी। जब उसने मोंटी को देखा तो डाइनिंग पर खाना लगाते हुए कहा, हे मोंटी, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, खाना तैयार है, आ जाओ। तुम अपना फोन भी नहीं उठा रहे थे। मोंटी, क्या हुआ, आओ ना। मोंटी का दिमाग बॉस और माला में उलझा हुआ था। रुचिका ने मोंटी को खामोश देखा और उदास देखा तो उसके पास चली आई और उसके हाथ से बॉक्स लेकर टेबल पर रख मोंटी के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर कहा, क्या हुआ बेबी, तुम इतना अपसेट क्यों हो? तुम ऑफिस गए थे ना, वहां कुछ हुआ क्या? अगर मैं रुचिका को सब बताऊंगा तो ये खामखा परेशान हो जाएगी। नहीं, मैं रुचि को इन सब में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। मोंटी ने मन ही मन खुद से कहा। मोंटी, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? रुचिका के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। मैंने जॉब छोड़ दी है, मोंटी ने बिना किसी भाव के कहा, जिसे सुनकर रुचिका को न तो ज्यादा हैरानी हुई ना ही दुख, क्योंकि वह जानती थी कि मोंटी काफी टाइम से ये जॉब छोड़ने की बात कर रहा था। इट्स ओके, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? वैसे भी तुम ये जॉब छोड़ने ही वाले थे। डोंट वरी, तुम बहुत काबिल हो, देखना तुम्हें दूसरा जॉब मिल जाएगा, रुचिका ने मोंटी को समझाते हुए कहा। हाँ, तब तक हम सरवाइव कैसे करेंगे, यही सोचकर मोंटी ने बात अधूरी छोड़ दी। मोंटी, क्या हम दोनों अलग अलग हैं? जब तक तुम्हें दूसरी जॉब नहीं मिलती तब तक हम लोग मेरी सैलरी से काम चला लेंगे। आखिर पति के बुरे वक्त में पत्नी इतना तो कर ही सकती है ना। अब चलो चलकर खाना खाओ, रुचिका ने जाते हुए कहा तो मोंटी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके गले लगकर कहा, थैंक यू रुचि, मुझे समझने के लिए। रुचिका ने कुछ नहीं कहा, बस मोंटी की पीठ सहलाते हुए मुस्कुरा दी। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। अगली सुबह सार्थक और शीतल की जिंदगी फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार और परवाह बहुत ज्यादा थी। शर्मा जी और सार्थक दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। शीतल भी नाश्ता करने के बाद किचन में चली आई और बर्तन धोने लगी। शीतल ने घर का सब काम निपटाया और आराम करने अपने कमरे में चली आई। मिसेस शर्मा बाहर गई हुई थी। जब वे वापस अपार्टमेंट की तरफ लौट रही थी, मिसेस आहूजा और मिसेस गुप्ता उन्हें मिल गई। जैसे ही मिसेस शर्मा उनके पास रुकी, मिसेस आहूजा और गुप्ता ने उन्हें शीतल की बदतमीजी के बारे में बढ़ चढ़कर बताया, जो कि बीती रात उसने की थी, लेकिन अपनी बातों को छुपा लिया। मिसेस शर्मा ने सुना तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई कि शीतल ने इन दोनों से ऐसे बात की। साथ ही थोड़ा गुस्सा भी आया, क्योंकि पिछले कई सालों से मिसेस शर्मा आशीर्वाद अपार्टमेंट में रहती आ रही थी और आज तक किसी ने उनसे इस बारे में बात नहीं की। लेकिन आज शीतल की वजह से मिसेस आहूजा और गुप्ता ने उन्हें इतना सब सुना दिया। मिसेस शर्मा खामोशी से सब सुनकर अपने फ्लैट में चली आई। चलते चलते उनके कानों में मिसेस आहूजा के शब्द गूंजने लगे, घर की बहू को इतनी छूट दोगी तो कल वो आपके सर पर ही नाचेगी मिसेस शर्मा। अब इसे लगाम कस कर रखिए, वरना सोसाइटी में बातें बनने लगेगी। उनका कहा एक एक शब्द मिसेस शर्मा को चुभन का एहसास करवा रहा था। अंदर आकर उन्होंने देखा शीतल हॉल में नहीं है, ना ही किचन में। उन्होंने शीतल को आवाज दी, शीतल, शीतल। सफर की थकान कहें या गहरी नींद, शीतल को मिसेस शर्मा की आवाज सुना ही नहीं थी और वह सोती रही। मिसेस शर्मा कोई जवाब न पाकर और गुस्सा हो गई। वह गुस्से में अपने कमरे में चली आई और सार्थक को फोन लगाने लगी। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 36। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।